गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके चैप्टर नंबर 15 में बात कर रहे थे। आज लगभग चैप्टर एंड की ओर होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका 15 नंबर चैप्टर यूनिट नंबर 3 का। तो देखिए, बात कर रहे थे हमने कल जो है क्लोनित जीनों के विश्लेषण की वीडियो की बात की थी। टेक्निक्स ऑफ एनालाइसिस ऑफ क्लोन्ड जीन जो है उनकी बात की थी, जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ब्लॉटिंग टेक्निक जो थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो 3 नंबर हम बात करेंगे, 3 नंबर जो रहेगी वो कौन सी रहेगी उसकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। 3 नंबर जो है वो है पॉलीमेरेज श्रृंखला या चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको PCR बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? इसको PCR बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसको बोला जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया इसको बोला जाता है। देखिए बच्चों, इसकी जब बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बात करते हैं ये होता क्या है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। सीधे तौर पे आपको बताता हूँ। एक मान लीजिए हमारे पास एक DNA है। क्या है? एक DNA है। इसके हमें प्रतिलिपियाँ चाहिए, अर्थात फोटोकॉपियाँ चाहिए। प्रतिलिपियाँ चाहिए तो लाखों प्रतिलिपियाँ जो DNA की बनाता है, लाखों DNA बना देता है, प्रतिलिपिकरण कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? PCR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PCR कहा जाता है। DNA की जो प्रतिलिपिकरण करने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? DNA PCR कहलाता है। 1985 तक क्या था? अगर हम बात करें 1985 तक, तो 1985 तक क्या था? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन के प्रतिलिपिकरण हेतु वाहक की आवश्यकता पड़ती थी। किसकी आवश्यकता पड़ती थी? वेक्टर की आवश्यकता पड़ती थी, वाहक की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन इसके बाद में 1989 के अंदर, ध्यान रखना कब, 1989 में एक ऐसा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था मुलिस। मुलिस ने एक ऐसी जो है तकनीक बनाई, एक ऐसी सख्त तकनीक खोजी जिसे PCR कहा जाता है। और इस तकनीक के द्वारा बहुत ही कम समय में DNA की एक प्रतिलिपि से, भाई DNA की एक प्रतिलिपि से आप फोटोकॉपी करवाते हैं वैसे एक प्रतिलिपि से बहुत ही कम समय में लाखों प्रतिलिपियां जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लाखों प्रतिलिपियां जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही कम समय इसमें लगता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। PCR आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है। इसकी खोज किसने की थी? मुलिस ने की थी। कार्य आपको बता दिया, DNA की फोटोकॉपी या प्रतिलिपिकरण करने का कार्य करता है। इस अभिक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। कितने? 3 प्रमुख चरण होते हैं। कितने प्रमुख चरण होते हैं? 3 प्रमुख चरण होते हैं जो बारंबार चक्रित होकर DNA बहुलीकरण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? DNA बहुलीकरण जो है वो करते रहते हैं। DNA बहुलीकरण की क्रिया वो करते रहते हैं। लगभग 20-30 बार दोहराने पर DNA की लाखों प्रतियां निर्मित हो जाती हैं। इनको 20 से 30 बार अगर दोहराते हैं तो DNA की जो है वो लाखों प्रतियां क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती हैं। DNA की लाखों प्रतियां क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती हैं। तो ये है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन या PCR या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, आप लोग इसको बोल सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं तो ये अभिक्रिया DNA थर्मल साइक्लर में संपन्न होती है। किसके अंदर संपन्न होती है? भाई DNA, ये बात भी आपको याद रखनी है, किसके अंदर संपन्न होती है? DNA थर्मल साइक्लर के अंदर ये कंप्लीट
होती है। डीएनए थर्मल साइक्लर के अंदर ये कंप्लीट होती है और प्रत्येक चक्र को पूर्ण होने में 225 सेकंड का समय लगता है। 225 सेकंड का जो समय है वो लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 225 सेकंड का समय है लगता है। ये प्यारे बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इसमें इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं, उपयोगों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पीसीआर के उपयोग, पीसीआर के उपयोग की बात हम लोग, या उपयोगिता बोल सकते हो, उपयोगिता की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पीसीआर के उपयोगों की बात करते हैं। तो पहला आणविक मानचित्रण एवं अनुसंधान उद्देश्यों में किसमें किया जाता है? आणविक जो भी मॉलिक्यूलर मानचित्र है, मैप मानचित्रण में। इसके अलावा अगर बात करें तो अनुसंधान उद्देश्य हेतु, अनुसंधान उद्देश्य हेतु 2 नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो जीन अभियांत्रिकी व जीन थेरेपी प्रयोगों में, जीन अभियांत्रिकी, जीन जो बायोटेक्नोलॉजी है, अभियांत्रिकी एवं अगर हम लोग बात करें तो जीन थेरेपी के अंदर इसको प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर अगर बात करते हैं तो डीएनए की बहुआकारकी के अध्ययन में, डीएनए के बहुआकारकी की स्टडी के लिए, के अध्ययन के लिए। ठीक है, इसके अलावा अपराध विज्ञान में अपराधी की पहचान हेतु काम में ली जा सकती है। किसमें? अपराध विज्ञान में अपराधी को पहचानने के लिए काम में ली जा सकती हैं। 5वां अगर बात करें तो जो जेनेटिक्स रोग हैं, कौन से रोग हैं? जेनेटिक्स डिजीज़ हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीज जैसे हीमोफीलिया है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, धातर कोशिका का अरक्तता जो होता है ना, आदि की पहचान के लिए भी इसको क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है। तो ये थे पीसीआर की उपयोगिता। ये इतना सा है, 4-5 लाइन है, इसमें आप पीसीआर को जो है वो अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसके बाद में 4 नंबर जो आएगा उसकी बात करते हैं कि 4 नंबर क्या होता है। 4 नंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जब हम लोग बात करते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो क्या होती है, तो प्यारे बच्चों इस विधि की सबसे पहले तो हम खोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? खोज की बात करेंगे। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एलेक जेफ्रीज और उनके साथियों ने की थी। किसने की थी? डिस्कवरी की बात करते हैं, डिस्कवरी। तो वैज्ञानिक था एलेक जेफ्रीज। इसने 1985 के अंदर की थी। एलेक जेफ्रीज ने कब की थी? 1985 में की थी। साथ में इनके साथी थे, उनका भी सहयोग था। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों के विशिष्ट अनुक्रम के कारण एक व्यक्ति विशेष को प्रत्यक्षता से पहचाना जा सकता है। भाई डीएनए की जो संरचना हमने कक्षा 11 में पढ़ी थी उसमें क्या थे? नाइट्रोजन क्षार भी थी। क्या थी? नाइट्रोजन बेस थी। कौन कौन सी? एक तो प्यूरिन थी और एक प्रिमिडीन थी, जिसमें एडिनोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ठीक है, और गुआनिन उपस्थित थी। इन नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम के कारण कोई भी व्यक्ति है उसके विशेषता की पहचान कर सकते हैं। क्या पहचान कर सकते हैं? विशिष्टता की पहचान कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विशेष के डीएनए की छाप या चित्र सदैव एक जैसा होता है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग की कोशिका से लिया गया हो। भाई एक व्यक्ति की बात करें, जैसे किसी एक व्यक्ति की बात करें तो उसके डीएनए का जो
डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की छाप की बात करते हैं, डीएनए के आकार की बात करते हैं, डीएनए के चित्र की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एक जैसा होता है, चाहे शरीर के किसी भी अंग या कोशिका से लिया गया हो। बात समझ रहे हो मेरे? एक व्यक्ति का डीएनए का छाप और उसका मानचित्र जो है वो हमेशा एक जैसा होता है। इस विधि में डीएनए के छोटे खंडों में रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से तोड़ लिया जाता है। भाई मेथड के अंदर किया जाता है, बात करते हैं मेथड की। तो इसमें सबसे पहले हम जो सेल है उस सेल से डीएनए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डीएनए निकालेंगे। अब इसको रेस्ट्रिकेशन एंजाइम द्वारा, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसके माध्यम से इसके छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? डीएनए के छोटे टुकड़े जो है वो कर लिए जाते हैं, और करके इसे क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से। किसकी सहायता से? जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से बैंड के रूप में अलग कर लिया जाता है। किसके रूप में? बैंड के रूप में इनको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। फिर सर्दरन, कल हमने बात की थी, सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक जो है उसके द्वारा एक्सरे प्लेट पर, किसके द्वारा? सर्दन के द्वारा एक्सरे प्लेट पर यूवी प्रकाश की सहायता से उद्भासित कर लिया जाता है। कौन से प्रकाश की सहायता से? यूवी, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके द्वारा इसको उद्भासित कर लिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता क्या है, एक बार आपको फिर से बताता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो क्या होती है। भाई क्या होगा, इसके अंदर कोशिका है, कोशिका का डीएनए लेंगे, उसको रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काट कर या तोड़कर छोटे खंड कर लिए जाते हैं। उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ले जाया जाता है। बाद में इनके बैंड प्राप्त किए जाते हैं जो नारंगी रंग के प्राप्त होंगे। बाद में इनको सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक द्वारा, किसके द्वारा? सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक द्वारा इनको इन पर ले जाया जाता है और एक्सरे प्लेट पर उनको उद्भासित कर लिया जाता है। कौन से प्रकाश में? यूवी लाइट के अंदर इनको क्या है, उद्भासित कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बोला जाता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, कि भाई इनके उपयोग क्या होंगे। उपयोग की बात हम लोग कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। तो देखिए जिस प्रकार से हमने पीसीआर की बात की थी उसी प्रकार से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग की भी बात करेंगे। सबसे पहला, बच्चे के माता पिता के बारे में जानने के लिए, बच्चे के माता पिता को पहचानने। भाई अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं मिल रहे हैं तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का शिशु जन्म से ही पहले पता लगाना। हीमोफीलिया का क्या करना? जन्म से पहले ही पता लगाना। ठीक है। 3 नंबर अगर हम लोग बात करें तो बलात्कार व हत्या जैसे अपराध के अभिव्यक्तियों की पहचान करने। किसके? बलात्कार हैं, ठीक है ना। ज़बरदस्ती बलात्कार किसे कहा जाता है? ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ संभोग की क्रिया जो की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बलात्कार कहा जाता है। वह हत्या जैसे अपराधों, ठीक है ना, अपराध के अभिव्यक्तियों की पहचान में की जाती है। तो ज़्यादातर आपको बता देता हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो अपराध विज्ञान में काम आती है। किस में काम आती है? अपराध विज्ञान में काम आती है। इसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर जो लास्ट है, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर आपकी है प्रतिबंध
खंड लंबाई, प्रतिबंध खंड लंबाई, बहुरूपता, बहुरूपता चित्रण। प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण। देखिए प्यारे बच्चों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RFLP। क्या बोलते हैं? RFLP। क्या बोलते हैं? RFLP बोलते हैं। तो हमें इसका पूरा नाम जो है वो आना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है RFLP का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम क्या होगा? R का प्रतिबंध खंड है तो हो जाएगा रेस्ट्रिकेशन। क्या हो गया? रेस्ट्रिकेशन। और फ्रेगमेंट खंड का क्या हो गया? फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट। और लंबाई का क्या हो गया? लेंथ। लंबाई का क्या हो गया? लेंथ। बहुरूपता को बोलते हैं पॉलीमॉर्फोजिम। पॉलीमॉर्फोजिम। और पी का क्या हो गया भाई? पी का पॉलीमॉर्फोजिम हो गया ना। तो RFLP का ये पूरा नाम होगा रेस्ट्रिकेशन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फोजिम। और पहले आ जाएगा मैपिंग, आप लगा सकते हो, जिसको दिया नहीं गया है इसके अंदर, है ना। मैपिंग, रेस्ट्रिकेशन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, इसका पूरा नाम जो है वो होता है। देखिए ये होती क्या है? मैपिंग, रेस्ट्रिकेशन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो होती क्या है, उसकी हम लोग जो है वो बात करते हैं। जब कोई रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस विभिन्न प्रभेद या संबंधित जातियों के जीनोमिक DNA खंड को काटता है तो उसे क्या कहा जाता है? RFLP कहा जाता है। बिल्कुल ईजी है। हमने सर्वप्रथम इस चैप्टर के अंदर रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ा था। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अर्थात प्रतिबंधित जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी बात की थी। अतः प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी बात हमने की थी। तो इस एंजाइम द्वारा जब किसी भी जाति, संबंधित जाति के जीनोमिक DNA खंड को, किसको? जीनोमिक DNA खंड को, जीनोमिक DNA खंड को काटा जाता है तो वो उसे काटता है तो उसे क्या कहा जाता है? RFLP कहा जाता है। मैपिंग, रेस्ट्रिकेशन, फ्रेगमेंट, लेंथ और पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इस विधि में संबंधित जातियों के DNA को पृथक कर, भाई इसमें क्या किया जाता है? जो संबंधित जातियां हैं, संबंधित जातियों के DNA को पृथक कर, DNA को पृथक करके क्या किया जाता है? उसे रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पचित कर, किसके द्वारा? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पचित कर उसको क्या किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद में इन DNA जो DNA जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड द्वारा हम अलग करते हैं तब उन्हें हम क्या बोलते हैं? DNA बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? DNA बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? DNA बैंड बोला जाता है। अब इन DNA बैंड को क्या करते हैं? नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पत्र पर स्थानांतरित करते हैं। किस पे? नाइट्रोसेलुलोज जो फिल्टर पत्थर जो है उस पर स्थानांतरित कर देते हैं। इस पर स्थानांतरित करने के बाद में क्या होगा? फिल्टर पेपर को रेडियो चिन्हित प्रोब युक्त में विचलन में रखा जाता है। अंत में इन्हें ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। अंत में किसके द्वारा? जो ऑटो रेडियोग्राफी है उसके द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है? ज्ञात कर लिया जाता है कि DNA का खंड कटा है या नहीं कटा है। तो ये है आपके RFLP। क्या किया जाता है? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस द्वारा संबंधित जातियों के DNA के जीनोमिक DNA को जो काटता है उसे RFLP बोला जाता है। इसके अंदर सबसे पहले DNA खंड जो हैं उनको इस द्वारा काट कर पचित कर लिया जाता है और बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा अलग करके इनके DNA बैंड को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पत्र पर ले जाया जाता है, जहाँ पर
क्या किया जाता है, चिन्हित प्रोब युक्त विचलन में रखा जाता है और अंत में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनको क्या कर ली जाती है, आइडेंटिफिकेशन या पहचान जो है वो कर ली जाती है। इसके उपयोग की बात करते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, उपयोग की बात करते हैं कि इसके उपयोग जो हैं वो क्या होते हैं। तो विभिन्न जातियों या प्रभेदों के आपसी संबंध निर्धारित करना, भाई जातियों के आपसी संबंध जो हैं, अलग अलग जातियां हैं उनमें संबंध हैं या नहीं, उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। 2 नंबर अगर हम बात करते हैं तो मात्रात्मक लक्षणों की जीन संरचना व कार्य ज्ञात करना, ठीक है। 3 नंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी काम में लेते हैं, किसके लिए काम में लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी इनको काम में जो है वो लिया जाता है। 3 नंबर अगर बात करें तो इस विधि द्वारा मक्का, चावल, गेहूं आदि के RFLP मानचित्र भी तैयार किए जाते हैं। किस किस के, मक्का, चावल, गेहूं आदि के जो मानचित्र हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की, दूसरा हमने किसकी बात की थी, ब्लोटिंग टेक्निक की बात की, थर्ड हमने PCR की बात की, फोर्थ हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की और लास्ट हमने RFLP अर्थात मैपिंग रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फोजिम की बात की। अब आपके इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है जो हम आज ही पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक और रहा है जिसका नाम है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। यही तो पढ़ रहे थे कि उपलब्धियाँ पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों की बात करेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को क्या बोला जाता है, अचीवमेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये, इसकी बात करते हैं तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य ने चिकित्सा विज्ञान, कौन सी विज्ञान, मेडिसिन साइंस हो गई, एग्रीकल्चर साइंस हो गई व औद्योगिक क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और मनुष्य फसली पौधों एवं पालतू पशुओं की किस्मों में भी सुधार कर रहा है। तो पुनर्योगज डीएनए की कुछ उपलब्धियों की अगर बात करें, 1 नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन की क्लोनिंग, ये जो निफ जीन है ना उसकी क्लोनिंग, निफ जीन की क्लोनिंग। 2 नंबर अगर बात करते हैं तो हीमोफीलिया के जीन की क्लोनिंग, जो आनुवंशिक रोग है ना हीमोफीलिया, इसके जीन की क्लोनिंग की गई है, वो इसी के द्वारा की गई है। 3 नंबर हेपेटाइटिस बी विषाणु की क्लोनिंग, कौन से, हेपेटाइटिस बी विषाणु की क्लोनिंग। मानव वृद्धि हार्मोन व इंसुलिन के जीन की क्लोनिंग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके जो मानव वृद्धि हार्मोन व इंसुलिन जो मधुमेह रोग में काम आता है, इनकी जीन क्लोनिंग। 5 नंबर अगर बात करें मानव जीनोम परियोजना HGP, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे आगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात जो है वो हुई है। इसके अलावा प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण, जो प्रथम प्रतिजैविक थी पेनिसिलिन, क्या थी, प्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई थी, करने हेतु पेनिसिलिन जी एमाइलेज जीन की क्लोनिंग की गई। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, और बाकी बिल्कुल इजी सा चैप्टर, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस टॉपिक के अंदर PCR इम्पोर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इम्पोर्टेंट है और RFLP भी आपके इम्पोर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इम्पोर्टेंट है और ब्लोटिंग टेक्निक भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो कल हम